हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके साथ चार्ल्स लैम्ब का ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन डिस्कस करने वाली हूँ। ड्रीम चिल्ड्रन ए रिवेरी, रिवेरी मीन्स डे ड्रीम। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर आज हम कंप्लीट स्टडी करने वाले। थोड़ा सा बड़ा होगा वीडियो, मैं मानती हूँ, लेकिन आपके लिए यूजफुल बहुत ज्यादा रहेगा। देखिए, सबसे पहले राइटर के बारे में जानेंगे, उसके बाद में ये जो हमारा वर्क है यानी जो ड्रीम चिल्ड्रन है वो कैसा वर्क है उसे थोड़ा सा समझ लेंगे, फिर चलेंगे कैरेक्टर्स की तरफ, उसके बाद में ऐसे की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इस ऐसे को समझना थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ होता है, लेकिन हम इसे इतना इजी तरीके से आपको समझाने वाले हैं कि आप कहेंगे कि जैसे कोई स्टोरी सुना दी। ओके, उसके बाद में इस ऐसे से रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ह्यूमर एंड पैथोस का फ्यूजन प्लस ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स का यूज किस तरह से चार्ल्स लैम्ब ने अपने ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन में किया है। तो चलिए स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहां से, यानी हमारे राइटर से। हमारे राइटर है चार्ल्स लैम्ब, जिनका लाइफ स्पेन रहा है 1775 से 1834 के बीच। चार्ल्स लैम्ब के बारे में एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें कहा जाता है प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज। ओके, अब आप कहेंगे कि ये तो प्रिंस है, लेकिन पूछा जाता है यूजुअली फादर, कि फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कौन होते हैं यहां पर। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ इंग्लिश एसे कौन है, तो आप कहेंगे बेकन, लेकिन ये भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या? प्रिंस, क्योंकि प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज जो है वो भी बहुत बार पूछा गया है। तो प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज कौन है? हमारे चार्ल्स लैम्ब। तो फादर कौन है? बेकन। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चार्ल्स लैम्ब के बारे में जान लेते हैं कि चार्ल्स लैम्ब जो है कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, कॉन्टेम्परेरीज कौन है, खास इनके फ्रेंड कौन है। तो देखिए, ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, यानी रोमांटिक पीरियड जो है, इंग्लिश रोमांटिक पीरियड, उससे ये बिलोंग करते हैं। इनके जो खास फ्रेंड हैं वो हैं एस.टी. कॉलरिज। ओके, एस.टी. कॉलरिज से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, ले हंट के साथ भी इनकी दोस्ती थी, और विलियम वर्ड्सवर्थ भी इनके कंटेम्परेरी रहे हैं। चलिए अब जान लेते थोड़ा सा इनके फैमिली के बारे में, क्योंकि इसमें ना ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, तो फैमिली के बारे में जानना तो बनता है, क्योंकि हम जो आज ऐसे पढ़ने वाले हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे नेम हैं जो इनकी फैमिली मेंबर्स के ही नेम है। तो चलिए समझ लेते हैं। इनका जन्म हुआ है लंदन में। ये यंगेस्ट चाइल्ड थे किसके? जॉन लैम्ब के, एलिजाबेथ फील्ड के, यानी फादर है इनके जॉन लैम्ब। अब देखो, ये है चार्ल्स लैम्ब, इनके फादर हैं जॉन लैम्ब, याद रखिएगा, जॉन लैम्ब। इनकी मदर है एलिजाबेथ फील्ड, और इनकी क्लोज रिलेशनशिप रही है अपनी बहन के साथ में, जिसका नाम था मैरी लैम्ब। ये जो मैरी लैम्ब है ना, ये एक्चुअली मेंटल इलनेस से सफर कर रही थी। मेंटल इलनेस जो है वो थी इनको, नाम था मैरी लैम्ब, याद रखिएगा। इन्होंने, चार्ल्स लैम्ब ने एज ए क्लर्क काम किया ईस्ट इंडिया कंपनी में। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने काम किया है एज ए क्लर्क। वो किया 1792 से लेकर, और इनकी रिटायरमेंट 1825 तक, यानी 1792 में इन्होंने ज्वाइन किया, और जब तक इन्हें रिटायर नहीं हो गए 1825 तक इन्होंने वहां काम किया। लेकिन अपने काम के साथ साथ इन्होंने लिटरेरी करियर भी अपना स्टार्ट कर दिया था, यानी ये पोइट्री लिखने लगे, इन्होंने बहुत सारे प्रोज भी लिखे। ठीक है, इनके जो बेस्ट नोन एसेज हैं, या उनका कलेक्शन आप कहिए, वो फेमस है एसेज ऑफ इलिया के नाम से, जो कि 1823 में पब्लिश हुआ। एक था लास्ट एसेज ऑफ इलिया, जो 1833 में पब्लिश हुआ। साथ ही साथ टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर भी इनका बहुत फेमस है, 1807 में पब्लिश हुआ था। शेक्सपियर के जो प्ले हैं उनको बच्चों तक पहुंचाना इनका काम रहा, जो कि इन्होंने टेल फ्रॉम शेक्सपियर के थ्रू किया। ठीक है, तो ये लैम्ब के बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी की है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और ड्रीम चिल्ड्रन ए रिवेरी है क्या, पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ड्रीम चिल्ड्रन रिवेरी वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड। अब एक चीज याद रखिएगा कि ये लंदन मैगजीन के अंदर 1822 में पब्लिश हुआ था, लंदन मैगजीन में। हम एसेज ऑफ इलिया की बात नहीं कर रहे, एसेज ऑफ इलिया में ये बाद में आया है, पहले ये लंदन मैगजीन में पब्लिश हुआ था ये ऐसे 1822 में। लेकिन जब आपसे बात की जाए एसेज ऑफ इलिया की, तो एसेज ऑफ इलिया का पब्लिकेशन है 1823 का। ओके, ध्यान रखिएगा, यहां थोड़ा सा मिसगाइड मत हो जाना।
लैम का जो राइटिंग स्टाइल है ना ड्रीम चिल्ड्रन में, ड्रीम चिल्ड्रन के अंदर उनका राइटिंग स्टाइल कई बार पूछ लिया जाता है किस तरह का है, तो एक शब्द में अगर आप कहेंगे तो आप कहेंगे कि ये कन्वर्सेशनल टोन में लिखा गया है, डिस्क्रिप्टिव डिटेल इसके अंदर दी गई है। अच्छा, जो ऐसे है हमारा, उसकी प्राइमरी सेटिंग जो है वो है द ग्रैंड ओल्ड हाउस इन नॉरफॉक, जहां पर हमारा जो नरेटर है उनकी दादी रहा करती थी, ग्रैंड मदर रहा करती थी, जिनका नाम क्या है, फील्ड, मिसेस फील्ड, मैरी फील्ड आप बोलेंगे, इनका रियल नेम है मैरी फील्ड, वो रहा करती थी। वही की हमारे ऐसे की सेटिंग है। ये जो हाउस है ना ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे खाली रूम्स हैं, बहुत सारे हैंगिंग्स हैं, यानी दीवारों में लटकी हुई बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत दूर तक फैले हुए गार्डन है, ठीक है। तो यहाँ ना उसने अपनी जो बचपन है उसके बहुत सारे दिन बिताए हैं और बचपन की बहुत सारी यादें उसने यहाँ से इकट्ठी की हुई हैं। ये है ड्रीम चिल्ड्रन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बढ़ेंगे और करेक्टर्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो करेक्टर्स है ना उनको आप समझ लेंगे तो आपको आगे जो हमारा ऐसे है वो समझ में आ जाएगा। देखिए, चार्ल्स लैम जो कि हमारे राइटर हैं वो इलिया नाम से लिखा करते हैं, ठीक है। एलिस एंड जॉन, यहाँ पर दो बच्चे हैं जो क्या है, ड्रीम चिल्ड्रन, यानी जो हमारे राइटर है ना उनके ड्रीम चिल्ड्रन है ये, एलिस एंड जॉन। फील्ड कौन है, मैरी फील्ड, या आप कहिए मिसेस फील्ड। मिसेस फील्ड जो है वो चार्ल्स लैम की है दादी माँ, और ये जो ड्रीम चिल्ड्रन है ना इनकी है ग्रेट ग्रैंड मदर यानी परदादी, ठीक है। जॉन एल का नाम आएगा तो जॉन एल यहाँ है जॉन लैम, यानी हमारे जो चार्ल्स लैम है उनके बड़े भाई, चार्ल्स लैम के बड़े भाई, याद रखिएगा, ठीक है। इनका नाम आएगा एलिस, और WN ऐसे करके ही लिखा हुआ आएगा, W-N, आपके ऐसे के अंदर जब आप देखेंगे ना टेक्स्ट उसमें ऐसे ही आएगा। तो ये है एलिस विंटरटन। ये जो लड़की है ना ये चार्ल्स लैम की बिलव्ड हुआ करती थी, यहाँ उन्होंने नाम एलिस विंटरटन यूज कर लिया, इनकी बिलव्ड हुआ करती थी। और बिलव्ड ये समझिए आपकी एक अनसक्सेसफुल लव स्टोरी थी चार्ल्स लैम की, वो मैं आपको बताऊंगी जैसे जैसे अपन ऐसे पढ़ेंगे ना वैसे बीच में बताती रहूंगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा ऐसे है, इसको बोर मत समझना, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको चार्ल्स लैम के बारे में पता लगने वाली। चलिए मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने ऐसे को और जानते हैं चार्ल्स लैम के बारे में, इस ऐसे के बारे में, क्योंकि ऐसे के थ्रू आपको चार्ल्स लैम की पर्सनल लाइफ के बारे में भी पता लगेगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए शुरुआत आपके ऐसे की यहाँ से होती है, क्या कहता है, चिल्ड्रन लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स व्हेन दे वर चिल्ड्रन टू स्ट्रेच देयर इमेजिनेशन टू द कंसेप्शन ऑफ ए ट्रेडिशनरी ग्रेट अंकल और ग्रैंड माँ से है ये, यानी जो ग्रैंड मदर होती है उससे है ये वर्ड, whom they never saw। यानी बच्चों को अपने बड़ों के बारे में स्टोरी सुनना बहुत पसंद होता है। जब वे बच्चे थे, कौन, जो एल्डर्स हैं हमारे, जब वो बच्चे थे वहां तक बच्चे अपनी इमेजिनेशन को फैलाना चाहते हैं ताकि वो ये जान पाए कि जिन्हें हमने नहीं देखा, whom they never saw, जिन्हें कभी उन्होंने नहीं देखा उनको वो समझ पाए। तो ये होता है चार्ल्स लैम यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके दोनों तरफ इनके ड्रीम चिल्ड्रन हैं, दोनों बच्चे हैं, जॉन एंड एलिस। ये जॉन है, ये एलिस है। एलिस है 7 years ओल्ड एक गर्ल और जॉन है 10 years ओल्ड बॉय। ओके, दो ड्रीम चिल्ड्रन हैं, बीच में लैम बैठे हैं और यहां से हमारा ऐसे स्टार्ट होता है। हम अब बढ़ेंगे अब आगे। It was in this spirit that my little ones crept about me the other evening to hear about their great grandmother Field। कि इसी भावना से, इसी स्प्रिट के साथ मेरे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, नेक्स्ट इवनिंग अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड के बारे में सुनने के लिए मेरे पास आए। who lived in a great house in Norfolk, जो कहाँ रहती थी, नॉरफॉक में रहती थी। नॉरफॉक में एक बड़े से घर में रहती थी जो देखिए 100 times bigger than that in which they and पापा lived, कि 100 गुना बड़ा घर था वो
उस घर से, जिस घर के अंदर वो बच्चे और उसके पापा रह रहे थे ना, उससे 100 गुना बड़े घर के अंदर इनकी ग्रेट ग्रैंड मदर रहा करती थी, which had been the scene. So at least it was generally believed in that part of the country of the tragic incident which they had lately become familiar with from the ballad of the children in the wood. अब उस घर के अंदर क्या था वो बताना चाह रहे हैं ये कि एक सीन था, बता रहे हैं यहाँ पर एक सीन था उस देश के उस हिस्से के बारे में। यूजुअली माना जाता था कि चिल्ड्रन इन द वुड की एक स्टोरी है, चिल्ड्रन इन द वुड एक कहानी है, कुछ बच्चों की और उनके जो क्रूअल एक अंकल हैं उनकी कहानी है। सर्टेन इट इज दैट द होल स्टोरी ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर क्रूअल अंकल वाज टू बी सीन फेयरली कार्व्ड आउट इन वुड अपॉन द चिमनी पीस ऑफ द ग्रेट हॉल। यानी जहां दादी रहती थी ना, वहां पर एक जैसे चिमनी बनी हुई है, उसके ऊपर जो दीवार है लकड़ी की बनी हुई है, वहां पर कुछ ऐसा कार्व किया गया था, यानी नक्काशी करके ऐसे एक स्टोरी बताने की कोशिश की गई थी। और वो स्टोरी थी चिल्ड्रन इन द वुड की। जहां वो रहा करती थी दादी, उनके हॉल के अंदर एक पीस था, चिमनी पीस था, उसके ऊपर वुड जो थी उसमें कार्विंग की हुई थी, यानी उसमें कटिंग करके कुछ पिक्चर्स बनाई हुई थी और वो कहानी बता रही थी वो पिक्चर्स चिल्ड्रन इन द वुड की। ओके, द होल स्टोरी डाउन टू द रॉबिन रेड ब्रेस्ट टिल अ फुलिश रिच पर्सन पुल्ड इट डाउन टू सेट अप अ मार्बल वन ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन इन इट्स स्टेट। कि उस कहानी के अंदर वो बताती हैं कि उस कहानी के अंदर रॉबिन रेड ब्रेस्ट का भी जिक्र किया गया था। एक फुलिश रिच मैन ने क्या किया, उस कर्व्ड वुड को वहां से हटा दिया और उसकी जगह एक मार्बल लगा दिया। और अब वो मार्बल जो था ना, उसके ऊपर कोई कहानी नहीं थी, यानी मार्बल जो था वो कोई स्टोरी नहीं कहता था। हियर एलिस, एलिस कौन, ये जो चार्ल्स लैम्ब है उसकी ड्रीम चिल्ड्रन, उसकी बेटी एलिस पुट आउट वन ऑफ हर डियर मदर्स लुक टू टेंडर टू बी कॉल्ड अपब्रेडिंग। कि यहाँ एलिस ने अपना ना एक लुक दिया जहां पर ऐसा लग रहा था कि वो जैसे डांटने वाली है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था, वो डांट नहीं रही थी, वो ऐसे लग रही थी जैसे अपनी माँ के जैसी हो। आगे चलते हैं। देन आई वेंट ऑन टू से, फिर मैंने कहा, क्या कहा, हाउ रिलीजियस एंड हाउ गुड देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड वाज। कि बहुत ही रिलीजियस थी, बहुत ही अच्छी लेडी थी वो, उनसे सभी प्यार करते थे। हाउ बिलव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरीबडी, सभी उनकी रिस्पेक्ट करते थे, सभी की प्यारी थी वो। दो शी वाज नॉट इंडेड द मिस्ट्रेस ऑफ दिस ग्रेट हाउस, कि माना कि वो इस बड़े से घर की मालकिन नहीं थी, बट हैड ओनली द चार्ज ऑफ इट, वो सिर्फ इसे संभाला करती थी। एंड येट इन सम रिस्पेक्ट शी माइट बी सेड टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ इट, लेकिन कुछ लिहाज से ऐसे लगती थी कि जैसे वो इस घर की मालकिन हो। क्यों? क्योंकि वो क्या करती थी, इस घर की देखभाल बहुत अच्छे से करती थी। कमिटेड टू हर बाय द ऑनर हु प्रेफर्ड लिविंग इन ए न्यूअर एंड मोर फैशनेबल मैंशन विच ही हैड परचेज समवेयर इन द एडजॉइनिंग कंट्री। वहीं पर आसपास उस घर के रियल मालिक ने कहीं एक नया फैशनेबल महल खरीद लिया था और वो वहां जाकर शिफ्ट हो गया था। और इस घर को संभाल रही थी चार्ल्स लैम्ब की ग्रैंड मदर, यानी बच्चों की ग्रेट ग्रैंड मदर। बट स्टिल शी लिव्ड इन इट इन ए मैनर, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर कुछ इस तरह से रहती थी कि एज इफ इट हैड बीन हर ओन, कि जैसे वो उसका खुद का घर हो। एंड केप्ट अप द डिग्निटी ऑफ ग्रेट हाउस इन ए शॉर्ट वाइल शी लिव्ड, जब तक वो जी तब तक उसने इस ग्रेट घर की, इस बड़े से घर की शान को बरकरार रखा। विच आफ्टरवर्ड केम टू डिके, लेकिन कुछ समय के बाद में घर जो है वो डिके होने लगा। डिके का मतलब थोड़ा टूटना फूटना स्टार्ट हो गया, यानी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया। एंड वॉज नियरली पुल्ड डाउन, और लगभग गिरा दिया गया। एंड ऑल इट old ornaments stripped and carried away to the owner's other house, और इसके अंदर जो भी वैल्यूएबल था, ऑर्नामेंट्स वैसे आभूषण होते हैं जो हम लोग यूजुअली अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, अपने आप को जब ब्यूटीफुल दिखाना होता है तो हम लेडीज लोग पहनते हैं। बट हियर द मीनिंग ऑफ ओल्ड ऑर्नामेंट्स मीन्स जो भी वैल्यूएबल चीज़ थी उन सब को वहाँ से ले जाया गया और जो मालिक था ना उसके नए घर में शिफ्ट कर दिया गया, वेयर दे वर सेट अप एंड लुक्ड एज awkward as if someone were to carry away the old tombs। बहुत awkward सा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई लेकर जा रहा हो। क्या? ओल्ड टॉम। ओल्ड टॉम का मतलब पुरानी कब्र को लेकर जा रहा हो, जो ले जाकर कहाँ लगा रहे। हैड सीन लेटली एट द एबे, जैसे कि पुरानी टॉम एबे में देखने को मिलती है। एबे रिलीजियस प्लेस होता है, क्रिश्चियंस जहाँ पर जाकर प्रे करते हैं, क्रिश्चियंस जहाँ पर दफनाए जाते हैं।
एंड स्टिक देम अप इन लेडी सीज। अब ये लेडी सीज कौन है? लेडी सीज जो है, ये जो मेन जो ओनर है उनकी वाइफ है, ठीक है। ये ले जाकर लेडी सी के ड्राइंग रूम में सजा दी जाती हैं। वो चीजें जो बहुत कीमती है उनके रूम में ले जाकर जचा दी जाती है। अब यहां पर क्या होता है? हियर जॉन स्माइल्ड। जॉन स्माइल करता हुआ दिखता है। क्या, कैसे स्माइल कर रहा है? वो ऐसे कह रहा हो जैसे कि वो ये कहना चाह रहा हो कि दैट वुड बी फुलिश इंडेड, दैट वुड बी फुलिश, यानी कितना मूर्खता वाला काम है ना ये, कि वहां से चीजें उठाई और नई जगह शिफ्ट कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या होता है आगे। व्हेन शी केम टू डाई, जब ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड की डेथ हुई, जब क्या हुआ? हर फ्यूनरल वाज अटेंडेड बाय ए कॉन्कोर्स ऑफ ऑल द पुअर एंड सम ऑफ द जेंट्री टू, कि वहां दूर तक के इलाके के सभी पुअर लोग, जितने भी गरीब लोग थे सभी, जेंट्री भी, जेंट्री का मतलब होता है कुछ कुलीन लोग जो थोड़े से हाई स्टार्टा के लोग थे, उनके लिए बात की गई है, सभी इकट्ठे हुए ऑफ द नेबरहुड फॉर मैनी माइल्स राउंड टू शो देयर रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए, फॉर हर मेमोरी बिकॉज शी हैड बीन सच अ गुड एंड रिलीजियस वुमन, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी और धार्मिक महिला थी, यानी धर्म को मानने वाली। अब आगे बताएंगे, सो गुड इंडेड, इतनी अच्छी थी दैट शी न्यू ऑल द सॉल्ट्री बाय हर। सॉल्ट्री का मतलब होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो भजन गीत, जो भगवान के लिए जो प्रार्थनाएं होती हैं वो जब गाते हैं तब बजाई जाती है। बाय हार्ट उसे सारी की सारी याद थी, यानी एक तरह से कहो कि शास्त्रों का उसको ज्ञान था, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की उसकी नॉलेज थी। एंड अ ग्रेट पार्ट ऑफ द टेस्टामेंट बिसाइड्स, और जो धर्म से रिलेटेड जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, उन सबको जानने वाली औरत थी वो। हियर लिटिल एलिस स्प्रेड हर हैंड। अब यहाँ पर एलिस जो है वो अपने हैंड्स को स्प्रेड करती है, यानी ये बात सुनते सुनते वो बिल्कुल एकदम खो जाती है और वो अपने हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ उठाती है, जैसे वो भी मतलब अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर को ट्रिब्यूट कर रही हो। आगे देखिए, देन आई टोल्ड व्हाट अ टॉल अपराइट, उसके बाद में देखिए आगे वो बताता है, देन आई टोल्ड व्हाट अ टॉल अपराइट ग्रेसफुल पर्सन देयर ग्रेट ग्रैंडमदर फील्ड वंस वाज, कि कितनी लंबी, कितनी प्यारी, बहुत ग्रेसफुल पर्सनैलिटी थी उनकी ग्रेट ग्रैंडमदर फील्ड। एंड हाउ इन हर यूथ शी वाज स्टैम्प्ड द बेस्ट डांसर, बहुत ही प्यारी डांसर थी। हियर एलिस लिटिल राइट फुट प्लेड एन इनवॉलंटरी मूवमेंट, और ऐसा सुनकर एलिस का जो पैर है वो ना चाहते हुए भी मूवमेंट करने लगता है। टिल अपॉन माई लुकिंग ग्रेव it desisted the best dancer I was saying in the country till a cruel disease, वो बहुत बेहतरीन डांसर रही तब तक जब तक वो एक बहुत ही क्रूअल डिजीज का शिकार नहीं हो गई। वो डिजीज थी कैंसर। इट मीन्स चार्ल्स लैम्ब की जो दादी माँ थी उनको कैंसर हो गया था, यानी ये जो बच्चे हैं इन बच्चों की ग्रेट ग्रैंड मदर, और ये जो बच्चे हैं चार्ल्स लैम्ब के, ये उसके ड्रीम चिल्ड्रंस हैं, रियल चिल्ड्रन नहीं हैं। केम एंड बाउड हर डाउन विद पेन, कि जब तक वो कैंसर से ग्रस्त हो गई और दर्द से झुक नहीं गई तब तक वो डांस करती रही थी। बट इट कुड नेवर बैंड हर गुड स्पिरिट, लेकिन उनकी जो अच्छी आत्मा है वो इस बीमारी की वजह से कभी भी खत्म नहीं हुई थी, और मेक देम स्टॉप, और वो रुकी भी नहीं थी। बट दे वर स्टिल अपराइट बिकॉज शी वॉज सो गुड एंड रिलीजियस। देखिए बार बार कह रहा है उसकी जो दादी माँ थी वो बहुत अच्छी और बहुत धार्मिक लेडी थी। आगे देखिए, देन आई टोल्ड हाउ शी वाज यूज्ड टू स्लीप बाय हरसेल्फ इन ए लोन मीन्स लोनली, अकेला, चैम्बर ऑफ द ग्रेट लोन अगेन इज यूज्ड फॉर लोनली, ओके, हाउस, एक अकेले घर में, एक अकेले चैम्बर में वो आराम से सो जाया करती थी। एंड हाउ शी बिलीव्ड दैट एन एपेरिशन का मतलब होता है जो छोटे बच्चों के भूत होते हैं उनको बोलते हैं एपेरिशन। Two infants was to be seen at midnight bleeding up and down the great staircase near where she slept, कि आधी रात को ऐसा माना जाता था कि दो बच्चों के भूत वहां सीढ़ियों में उतरते और चढ़ते थे, ठीक है। बट शी सैड दोज इनोसेंट्स वुड डू हर नो हार्म, लेकिन वो कहा करती थी कि ये बेचारे भोले बच्चे मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते। एंड हाउ फ्राइटेंड आई यूज्ड टू बी, और मैं देखो कितना डरपोक था। दो इन दोज डेज आई हैड माई मेड टू स्लीप विद मी, कि उन दिनों मुझे मेरी मेड चाहिए थी कि मैं उसके साथ में सोऊं, क्योंकि मुझे चाहिए था कि कोई मेरे साथ में सोए।
मुझे डर लगता था बिकॉज आई नेवर हैव सो गुड सो रिलीजियस एज शी, क्योंकि मैं इतना अच्छा इतना धार्मिक टाइप का तो था नहीं कि मैं ना डरूं एज शी, एंड येट आई नेवर सॉ द इन्फेंट्स। मैंने और दादी माँ ने कभी भी उन बच्चों को देखा नहीं था। हियर जॉन एक्सपेंडेड ऑल हिज आईब्रोज एंड ट्राई टू लुक क्रेजियस। यहाँ पर जॉन क्या करता है, जॉन अपनी आईब्रोज को, अपनी बाहों को एकदम से ऐसे चढ़ा लेता है, ऐसा शो करने की कोशिश करता है, ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि वो कितना साहसी है, कितना क्रेजियस है। आगे मूव करते हैं, देखिए देन आई टोल्ड हाउ गुड शी वाज टू ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन। उसके बाद में मैंने उसको बताया कि वो कितनी अच्छी थी अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए, बहुत अच्छी थी। वो हमें अपने घर लेकर जाती थी, हैविंग अस टू द ग्रेट हाउस इन द हॉलीडेज। छुट्टियों में वो हमें अपने घर लेके जाया करती थी, बड़े घर में। वहां पर देखिए क्या करते थे, वेयर आई इन पर्टिकुलर यूज टू स्पेंड मैनी आवर्स बाई माई सेल्फ इन गेजिंग अपॉन। मैं बहुत घंटे बिताया करता था वहां पर, बहुत सारे देखा करता था। अपॉन द ओल्ड बस्ट ऑफ द 12 सीजर्स एंड हैड बीन एम्परर ऑफ रोम। 12 सीजर्स जो थे, यानी जो एम्परर्स थे रोम के, उनकी वहां पर मूर्तियां बनी हुई थी। टिल द ओल्ड मार्बल हेड्स वुड सीम्स टू लिव अगेन और आई टू बी टर्न इन टू मार्बल विद दैम। मैं उन्हें देखा करता था, वो मार्बल की बनी हुई थी। हाउ आई नेवर कुड बी टायर्ड विद रोमिंग अबाउट दैट ह्यूज मैंशन विद इट्स वास्ट एम्प्टी रूम्स। कि मुझे कभी भी टायर्ड फील नहीं होता था, मैं कभी नहीं थकता था। उस पूरे बड़े महल के अंदर चारों तरफ घूमता रहता था, उसमें बहुत सारे खाली कमरे थे। विद देयर वॉर्न आउट हैंगिंग, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लटकी हुई थी। फ्लर्टरिंग टेपेस्ट्री भी था। फ्लर्टरिंग टेपेस्ट्री का मतलब होता है, टेपेस्ट्री एक ऐसा कपड़ा जिसके अंदर कशीदाकारी करी गई हो, यानी धागे से जैसे बुनाई कढ़ाई नहीं कर देते, जैसे ये देखो, ये दिख रहा होगा ना आपको, इस टाइप से वो भी लटकती हुई, झूलती हुई। ओके, एंड कर्व्ड ऑकन पैनल्स विद द गिल्डिंग ऑलमोस्ट रब्ड आउट। और वहां पर बहुत सारे ऑक के ऐसे पिलर्स बनाए गए थे जिन पे कुछ कर्व किया गया था, और गोल्ड से भी बनाया गया था। और वो गोल्ड ऐसा लग रहा था कि लगभग अब रब आउट हो गया है, हटने लगा है। आगे देखिए वो अपने बारे में बताएगा कि वो क्या करता था। समटाइम्स इन द स्पेशियस ओल्ड फैशन गार्डन, कभी कभी स्पेशियस ओल्ड फैशन गार्डन में, जो लगभग विच आई हैड ऑलमोस्ट टू माई सेल्फ, जो लगभग मेरे लिए ही बना था, ये समझ लीजिए। अनलेस व्हेन नाउ एंड देन ए सॉलिटरी गार्डनिंग मैन वुड क्रॉस मी, जब तक कि वहां कोई गार्डनर नहीं आता था, मैं वहां अकेला बैठा करता था। एंड हाउ द नेक्ट्रिन्स एंड पीचेस हंग अपॉन द वॉल, दीवार पर लटके हुए दिखाई देते थे पीचेस और नेक्ट्रिन्स, यानी बहुत सारे फ्रूट्स वहां पर मुझे दिखाई देते थे। विदाउट माई एवर ऑफरिंग टू प्लक दैम, मैंने कभी कोशिश नहीं करा कि मैं उनको तोड़ूं। बिकॉज दे वर फॉरबिडिंग फ्रूट्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो फ्रूट्स जो है वो तोड़ने के लिए नहीं बने हैं। अनलेस नाउ एंड देन, एंड बिकॉज आई हैड मोर प्लेजर इन स्ट्रॉलिंग अबाउट अमंग द ओल्ड मेलंकली लुकिंग यू ट्री, क्योंकि मुझे ज्यादा खुशी पता है किस चीज में मिलती थी, मुझे ज्यादा खुशी मिलती थी यू ट्रीज, या जो ऑक ट्रीज हैं, देवदार के जो ट्रीज हैं, उनके बीच में टहलने में मुझे प्लेजर फील होता था। मैं क्या करता था वहां पर, देखिए, पिकिंग अप द रेड बेरीज, फिर एप्पल्स विच वर गुड फॉर नथिंग बट टू लुक एट, कि मुझे सिर्फ रेड बेरीज वहां से उठाना अच्छा लगता था, एप्पल्स उठाना अच्छा लगता था जो वहां गिरे हुए होते थे, या फिर मुझे लेटना अच्छा लगता था किस चीज पे, ग्रास पे, विद ऑल द फाइन गार्डन स्मेल, क्योंकि पूरी की पूरी गार्डन जो है ना बहुत प्यारी स्मेल से भरी हुई होती थी। और बास्किंग इन द ऑरिजिनरी, मतलब ऐसा लगता था जैसे वहां पर बहुत सारे ऑरेंजेस हैं। मैं देखता था कि वो ऑरेंज जो हैं वो और जो लाइम्स हैं वो कब तक पकेंगे, मैं इस चीज का वेट करता रहता था, यानी घंटों वहां बैठकर उन फ्रूट्स को देखता रहता था। आगे देखिए क्या क्या करते थे ये। और इन वॉचिंग द डैश, और इन वॉचिंग द डैश, या डैश जो होती है, डैश होती है फ्रेश वाटर की एक छोटी सी मछली, है ना, दैट डर्टिंग टू एंड फ्रो इन द फिश पॉन्ड एट द बॉटम ऑफ द गार्डन। और मतलब उसको देखने के लिए जो इधर उधर आती जाती रहती थी वहां पर ना, वो जब देखता था तो वहां पे एक सल्की पाइक भी देखने को मिलती, सल्की का मतलब उदास, एक और मछली है, उदास सी मछली भी देखने को मिलती थी। वो भी वहीं पर कहीं बीच में लटकी हुई दिखाई देती थी। वो चुपचाप वाटर में साइलेंट रहती थी, ऐसा लगता था जैसे वो मजाक बना रही हो। एट देयर इम्पर्टिनेंट फ्रिस्किंग, की उनकी इस तरीके की बेवकूफियों की जैसे वो मजाक बना रही हो, जो ये उछल कूद कर रहे हैं, जो हरकतें कर रही थी, उनकी मजाक बना रही हो। ओके, उसके बाद में देखिए क्या क्या कहते हैं। I had more pleasure in these busy idle diversion, मुझे तो ज़्यादा प्लेजर मिलता था इस तरह की जो बिजी आइडल डाइवर्जन थी, यानी जो इस तरह की बेकार की जो हरकतें थी ना, इनको देखने में बहुत मजा आता था। Then in all the sweet flavors of peaches, nectarines, orange and such like common bits of children,
मुझे ज़्यादा इस चीज़ में मज़ा नहीं आता था कि मुझे पीच चाहिए, मुझे ऑरेंज चाहिए, मुझे फ्रूट्स चाहिए, उनको तोड़ना है, उनको खाना है, उनके साथ खेलना, नहीं। मुझे तो ये जो छोटी छोटी जो फिश हैं जो हरकतें कर रही थी, जो बर्ड्स से जो हरकतें कर रहे थे, उनको देखना मुझे अच्छा लगता था। हियर जॉन स्लैली डिपॉजिट बैक अपॉन द प्लेट अ बंच ऑफ ग्रेप। तो यहाँ पर अब क्या होता है, जॉन जो है ना चुपके से प्लेट में ग्रेप्स का बंच जो है वो वापस रख देता है। कहीं जॉन ने बिल्कुल चुपके से, स्लाइली का मतलब बहुत चुपके से, वो वापस प्लेट के अंदर बंच ऑफ ग्रेप्स जो है वो रख देता है। वो एलिस ने मतलब जैसे कि ऑब्जर्व ही ना किया हो ऐसा लगता है। वैसे दोनों आपस में डिवाइड करने वाले थे, लेकिन ऐसा कुछ हो उनके बीच में, मतलब झगड़ा नहीं हुआ, ठीक है। तो कहानी सुनते सुनते वो अपने बच्चों को भी देख रहा है कि बच्चे कितने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कहानी के अंदर, जो बात वो बता रहा है उसके अंदर। आगे देखिए, देन इन समवट अ मोर हाइट, फिर कुछ मोर हाइटन टोन में, यानी कुछ थोड़ा सा ऊंचे स्वर के अंदर मैंने बोला, आई टोल्ड हाउ दो देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड लव ऑल हर grandchildren, yet in an special manner she might be said to love their uncle। मतलब थोड़ा ज्यादा प्यार वो उनके अंकल से किया करती थी, बहुत ज्यादा प्यार करती थी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से, लेकिन जो बच्चों के अंकल है ना उनसे ज्यादा प्यार करती थी। अब बच्चों का अंकल जो है वो चार्ल्स लैम्प के क्या हो गए, बड़े भाई। अब यहाँ जॉन के बाद ये देखो एल डैश छोड़ रखा है ना, मैंने आपको बोला था, यहाँ ये है जॉन लैम्प, ओके, बिकॉज ही वॉज सो हैंडसम, क्योंकि वो बहुत हैंडसम था, एंड स्पिरिटेड अ यूथ एंड अ किंग टू रेस्ट ऑफ अस। हमारे लिए ऐसा था कि जैसे कोई राजा हो, उसका लुक जो है ना वो ऐसा था जैसे कोई राजा महाराजा हो। इंस्टेड ऑफ मॉपिंग अबाउट इन सॉलिटरी कॉर्नर लाइक सम ऑफ अस, हमारी तरह चुपचाप नहीं बैठा करता था वो, एक चुपचाप से एक सन्नाटे वाले कोने में आकर उदास सा होकर नहीं बैठता था। ही वुड माउंट द मोस्ट मेटलसम हॉर्स ही कुड गेट, जैसा भी उसको हॉर्स मिल जाता था जो कि उसकी हाइट के अकॉर्डिंग होता था, यानी इम्प नो बिगर देन देमसेल्फ, उसके उससे ऊंचा ना हो, उसको पकड़ता, उसके ऊपर बैठ जाता था। मेक इट कैरी हिम हाफ ओवर द कंट्री, और क्या करता था, लगभग आधे से क्षेत्र के अंदर दौड़ कर आया करता था मॉर्निंग के अंदर। एंड ज्वाइन द हंटर्स व्हेन देयर वर एनी आउट, और उसके बाद में हंटर्स को जाकर ज्वाइन कर लिया करता था। एंड यट ही लव्ड द ओल्ड ग्रेट हाउस एंड गार्डन, कि मैं ये नहीं कहता कि उसे पसंद नहीं था, उसे भी घर और गार्डन से प्यार था, लेकिन वो हमेशा उनकी बाउंड्रीज में ही लिमिटेड नहीं रहता था। वो जो बाउंड्रीज थी ना घर की, उनके अंदर ही बंधा नहीं रहता था। क्या करता था तो देखिए, एंड हाउ देयर अंकल ग्रीव अप टू मैंस स्टेट एंड ब्रेव एज ही वाज हैंडसम, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ और भी ज्यादा ब्रेव हो गया और भी ज्यादा हैंडसम हो गया, टू द एडमिरेशन ऑफ एवरीबॉडी, हर कोई उसको प्यार करने लगा, हर कोई उसे चाहने लगा। बट ऑफ देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड मोस्ट स्पेशली, लेकिन उनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी ना बच्चों की, वो तो अंकल को और भी ज्यादा प्यार करती थी। एंड हाउ ही यूज्ड टू कैरी मी अपॉन हिज बैक व्हेन आई वाज ए लैम्प फुटेड बॉय, और जब मैं लैम्प फुटेड हो गया था, यानी मेरे एक पैर के अंदर कुछ दिक्कत हो गई थी, तो वो मुझे अपने बैक के ऊपर कैरी करके लेके जाया करता था। फॉर ही वॉज अ गुड बिट ओल्डर देन मी, वो मेरे लिए काफी अच्छा था। मैनी अ माइल व्हेन आई कुड नॉट वॉक फॉर पेन, दर्द की मारी जब मैं नहीं चल पाता था तो वो मुझे माइल तक लेकर जाया करता था अपनी पीठ पर बिठा के। एंड हाउ इन आफ्टर लाइफ ही बिकेम लैम्प फुटेड टू, लेकिन थोड़े समय बाद में वो बेचारा खुद भी लैम्प फुटेड हो गया। लैम्प का मतलब लंगड़ा होना होता है वैसे, है ना, पैर पे चोट लग जाए लंगड़ा कर चलना होता है, दैट इज कॉल्ड लैम्प टू। एंड आई डिडंट ऑलवेज आई फियर मेक अलाउंसेस इनफ फॉर हिम, मैंने शायद उसके साथ उतना ज्यादा अच्छा नहीं किया जितना उसने मेरे साथ किया, यानी उसने मेरी केयर ज्यादा करी, कहने का मतलब है। ही वॉज इम्पेशेंट एंड इन पेन, वो बेचारा कितना दुख में रहा, कितना ज्यादा परेशान रहा। नो रिमेंबर सफिशिएंटली हाउ कंसिडरेट ही हैड बीन टू मी व्हेन आई वाज लैम्प फुटेड, कि जितना मैं जब लैम्प फुटेड था तब उसने मेरी केयर करी, उतनी केयर शायद मैं उसकी नहीं कर पाया, मैं उसे इतना कंसिडर नहीं कर पाया। एंड हाउ व्हेन ही डाइड, अब देखिए, और जब वो मरा, दो ही हैज नॉट बीन डेड एन आवर, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे मरे अभी कुछ घंटा ही नहीं हुआ। इट सीम्ड एज इफ ही हैड डाइड अ ग्रेट व्हाइल अगो, ऐसा लगा जैसे वो काफी टाइम पहले ही मर चुका था। सच आर डिस्टेंस देयर इज बिटविक्स्ट लाइफ एंड डेथ, जीवन और मरण के बीच में, यानी जो जिंदगी है और जो मौत है उसके बीच में कितना कम डिस्टेंस होता है। एंड हाउ आई बोर हिज डेथ एज आई थॉट प्रीटी वेल एट फर्स्ट बट आफ्टरवर्ड इट हॉन्टेड एंड हॉन्टेड मी, कि थोड़ा जिस समय उसकी डेथ हुई उस समय तो मुझे शायद बहुत कम फर्क पड़ा था, लेकिन फिर बाद में मुझे उसका जो
उसकी जो कमी है वो मुझे बहुत हॉन्टेड करने लगी, मुझे बहुत परेशान करने लगी। एंड दो आई डिड नॉट क्राई और टू टेक इट टू हर्ट एज सम डू, मैं रोया नहीं, मैंने दिल पर नहीं ली इस बात को। एंड एज आई थिंक ही वुड हैव डन इफ आई हैड डाइड, उतना शायद अगर मैं मर जाता तो शायद हो सकता है वो ज़्यादा दुख मनाता। येट आई मिस्ड हिम, लेकिन फिर भी मैं उसे बहुत मिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। ऑल डे लॉन्ग, पूरा पूरा दिन मिस करता हूँ। एंड न्यू नॉट टिल देन हाउ मच आई हैड लव्ड हिम, अब मैं ये नहीं बता सकता कि मुझसे कितना प्यार करता था। आई मिस्ड हिज काइंडनेस, मैं उसकी काइंडनेस को मिस करता हूँ। एंड आई मिस्ड हिज कॉर्सनेस, मैं उसकी कॉर्सनेस को मिस करता हूँ। एंड विश्ड हिम टू बी अलाइव अगेन, और इच्छा करता हूँ कि काश वो दोबारा जिंदा हो जाए। टू बी कॉलिंग विद हिम, उसके साथ मुझे लड़ना झगड़ना याद आता है। कभी कभी बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते भी, भाई भाई थे, लड़ते भी थे। रादर देन नोट हैव हिम अगेन एंड वॉज एन अनईजी विदाउट हिम, as he their poor uncle must have been when the doctor took off his limb। मुझे आज भी ये याद आता है कि तुम्हारे बेचारे वो अंकल कितने परेशान हुए होंगे, उसे कितनी तकलीफ हुई होगी जब डॉक्टर ने उसका लिम्ब जो है वो बाहर निकाला होगा। लिम्ब यानी पैर का हिस्सा काट कर अलग किया होगा, तो कितना उसे दुख हुआ होगा। हियर द चिल्ड्रन, अब क्या होता है, बच्चे जो है ना यहाँ पर रोने लगते हैं। फेल लाइक क्राइंग, ऐसा फील होने लगता है जैसे बच्चे रोने लगे हैं। एंड आस्क्ड, और कहते हैं, इफ देयर लिटिल मॉर्निंग विच दे हैड ऑन वाज नॉट फॉर अंकल जॉन, क्या थोड़ा बहुत भी आपको दुख नहीं हुआ था जब अंकल जॉन के साथ ये हुआ। एंड दे लुक्ड अप एंड प्रेड मी नॉट टू गो ऑन देयर, और वो मेरी तरफ देखने लगे और मुझसे प्रार्थना करने लगे कि प्लीज हमें अंकल के बारे में मत बताओ, हमें कुछ स्टोरीज जो बतानी है वो बताओ हमारी प्रिटी डेड मदर के बारे में, अबाउट देयर प्रिटी डेड मदर। देखिए आगे बताते हैं, देन आई टोल्ड देम हाउ फॉर 7 लॉन्ग ईयर्स इन होप समटाइम इन डिस्पेयर। फिर मैंने बताया कैसे 7 ईयर्स तक, 7 साल तक, ओके 7 ईयर्स तक इन होप यानी आशा रखते हुए, कई बार तो आशा में और कई बार निराशा में। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, ओके कई बार होप में और कई बार डिस्पेयर में। येट परसिस्टिंग एवर आई कॉर्टेड, कॉर्टेड का मतलब होता है प्रपोज करना, ओके द फेयर एलिस विंटरटन, हियर इज ऑल्सो फिल, और ये जो फिल है इसके अंदर विंटरटन आएगा पूरा। एलिस विंटरटन यहाँ पर वो लेडी है जो कि चार्ल्स लैम्ब का अनकम्प्लीट लव आप कह सकते हैं, जो इनकम्प्लीट उनका लव है उसे आप कह सकते हैं, जो प्यार पूरा नहीं हुआ, इनकम्प्लीट रहा, उसकी बात आप कर सकते हैं। यहाँ पे एलिस विंटरटन वही है। एंड एज मच एज चिल्ड्रन कुड अंडरस्टैंड आई एक्सप्लेन टू देम व्हाट कॉयनेस एंड डिफिकल्टी एंड डिनायल मेंट इन मेडन्स, कि ये कह रहे हैं कि मैंने एलिस को प्रपोज किया, बहुत बार किया। कई बार मैं उम्मीद लेकर प्रपोज करता था तो कई बार निराश होकर प्रपोज करता था, यानी मुझे कई बार लगता था शायद वो हाँ कर देगी, कई बार लगता था कि नहीं नहीं वो नहीं मानेगी। मैंने बच्चों को एक्सप्लेन किया कि यंग लेडीज़ के लिए शर्म, कॉयनेस यानी शर्म, कठिनाइयाँ जो होती हैं वो कितनी होती हैं, इनकार की क्या मीनिंग होता है, वो सब मैंने बच्चों को एक्सप्लेन किया। When suddenly turning to Alice, फिर जैसे ही मैंने एलिस की तरफ टर्न किया, वो जो ड्रीम चिल्ड्रन गर्ल जो वहाँ बैठी थी उसकी तरफ जब मैंने टर्न किया, द सोल ऑफ द फर्स्ट एलिस लुक्ड आउट एट हर आइज, मुझे वो यंग एलिस जिसको मैं प्रपोज करना चाह रहा था वो मुझे उसकी आंखों में दिखाई दी, विद सच ए रियलिटी ऑफ रिप्रेजेंटमेंट दैट आई बिकम इन डाउट विच ऑफ देम स्टूड देयर बिफोर मी और हुज दैट ब्राइट ईयर वाज। मैं तो सरप्राइज रह गया, वो बिल्कुल एकदम रियल लग रही थी, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया, डाउट में आ गया मैं कि कौन है ये, वो बच्ची या फिर वो लड़की जिसे मैं प्यार करता था, जिसे मैं प्रपोज करता था। आगे देखिए, एंड वाइल आई स्टूड गेजिंग, और जब मैं देखता रहा, वाइल आई स्टूड गेजिंग बोथ द चिल्ड्रन ग्रेजुअली ग्रू फेंटर टू माई व्यू, वो बच्चे धीरे धीरे वहां से गायब हो गए, फेंट होने लगे धीरे धीरे, receding and still receding till nothing at last but 2 mournful features were seen in the uttermost distance which without speech, और मुझे वो धीरे धीरे गायब होते हुए दिखने लगे, बिना बोले, उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं, विदाउट स्पीच, स्ट्रेंजली इम्प्रेस्ड अपॉन मी द इफेक्ट ऑफ स्पीच, बिना बोले उनके मेरे ऊपर एक स्पीच जैसा इफेक्ट हुआ, जैसे उन्होंने ऐसा कहा हो, जबकि वो बोले नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने ऐसा कहा हो कि वी आर नॉट ऑफ एलिस। मोस्ट मेमोरेबल लाइन्स है ये, नोट कर लेना इनको। वी आर नॉट ऑफ एलिस नोर ऑफ दी नोर आर वी चिल्ड्रन एट ऑल, द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल बार्ट्रम फादर, ओके, कि हम एलिस नहीं है,
यानी एलिस के नहीं है, वी आर नॉट ऑफ एलिस, हम एलिस के नहीं हैं, तुम्हारे भी नहीं है, नोर आर वी चिल्ड्रन एट ऑल, हम तो बच्चे ही नहीं हैं। द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल बार्ट्रम फादर, एलिस के बच्चे तो बार्ट्रम को पापा बोलते हैं। वी आर नथिंग लेस देन नथिंग एंड ड्रीम्स, हम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सपना है। वी आर ओनली वट माइट हैव बीन, तो वो क्या कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं हैं, बल्कि हम केवल वही हैं जो हो सकते हैं। ओके, वी आर ओनली वट माइट हैव बीन, हम वही हैं जो हो सकते हैं। एंड मस्ट वेट अपॉन द टीडियस शोर ऑफ लिथे मिलियंस ऑफ एजेस बिफोर वी हैव एग्जिस्टेंस एंड ए नेम एंड इमीडिएटली अवेकिंग। ये कहते हैं कि हम लेथे के टीडियस शोर पर लाखों युगों तक वेट करते रहेंगे ना, इससे पहले कि हम अस्तित्व हैं, हम एक नाम है। यानी लिथी जगह है, वो लिथे एक मतलब नदी है, उस पर टीडियस शोर, वहाँ का एक शोर, उसके तट की बात की गई है कि उसके तट पर अगर लाखों साल तक खड़े होकर भी वेट किया जाए, युगों तक वेट किया जाए, तो भी हम लोग अस्तित्व ही है। मतलब पहले तो हम मतलब रियलिटी है ही नहीं, हम ये कहना चाहेंगे, हम सिर्फ एक नाम है और कुछ भी नहीं है। ओके, आगे देखो क्या होता है, कहते हैं आई फाउंड माई सेल्फ क्वाइटली सीटेड इन माई बैचलर आर्म चेयर, तो फिर मैंने खुद को चुपचाप अपनी आर्म चेयर पर पाया। यानी मैं अपनी बैचलर आर्म चेयर कह रहा है ये, यानी इसका मतलब क्या है कि इसकी शादी नहीं हुई थी, वो आ रहा था बेचारा, अकेला बैठा करता था। वेयर आई हैड फॉलन एस्लीप, जहां पर मैं सोया हुआ था, विद द फेथफुल ब्रिजिट अनचेंज्ड बाय माई साइड, वही बगल में मेरे फेथफुल ब्रिजिट था, बिना अपनी साइड चेंज करे, बट जॉन एल, लेकिन वहां पर ना तो जॉन एल था, या आप उसे जेम्स इलिया भी कह सकते हैं, वो हमेशा के लिए जा चुका था। जॉन एल यानी जो चार्ल्स लैम है, उनके बड़े भाई की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ फेथफुल ब्रिजिट मुझे नजर आई और कोई भी नहीं। इसका मतलब क्या है, चार्ल्स लैम क्या कर रहे थे, डे ड्रीम, है ना, डे ड्रीम कर रहे थे। सब गायब हो गए, वो बच्चे उनके सपने में थे, वो भाई भी सपने में ही आया था, क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई भी अभी था ही नहीं सिवाय उनके बहन के, मैरी के। ओके, तो ये हमारा ऐसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है ना ऐसे की कंप्लीट हो गई है। अब हम जानेंगे ना इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ह्यूमर एंड पैथोस का, उसको, क्योंकि ह्यूमर एंड पैथोस की बात की जाती है जब हम चार्ल्स लैम के ऐसे की बात करते हैं। तो चलो ह्यूमर देख लेते हैं, ह्यूमर के जो एस्पेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हमारे सामने हैं। एक तो ड्रीम चिल्ड्रन क्या है, देखिए एलिस और जॉन ड्रीम चिल्ड्रन है इनके, है ना, एलिस है एक और एक जॉन है, जो इन्होंने यहाँ पे यूज किए हैं, दो बच्चे दिखाए हैं। ये एक तरह से ह्यूमरस तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किए हैं, यहाँ पे इमेजिनेशन है उनकी पूरी की पूरी कि किस तरह के बच्चे हैं, वो किस तरह से हरकतें करते हैं जब वो कहानी सुना रहे हैं। तो फिर कैरेक्टर पोर्ट्रेल्स में यानी इन्होंने मिसेस फील्ड का जिक्र किया, जॉन एल का जिक्र किया, एलिस विंटरटन का जो जिक्र किया है, उसके अंदर पूरे तरीके से ह्यूमर दिखाया है। टोटली लैम ने डिस्क्रिप्शन जो भी किया है इसके अंदर पूरा का पूरा ह्यूमर यूज किया है। रियलिटीज जो होती है ना लाइफ की, उसके अंदर थोड़ा सा ह्यूमर डाल के फिर हमारे सामने प्रेजेंट किया। फिर सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, उसके अंदर जैसे दो बच्चों के भूत की बात करी है कि दो बच्चों के भूत है जो ऊपर सीढ़ियां चढ़ते हैं उतरते हैं, तो वो भी एक ह्यूमर वाला एलिमेंट ही है यहाँ पे। अब पैथोस की बात कर लेते हैं, पर्सनल लॉस, कि चार्ल्स लैम जो है अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ खो चुके थे, जिसका जिक्र जो है वहाँ यहाँ ऐसे के अंदर कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट करके प्रेजेंट कर रहे हैं। एलिस WN लिखा है, विंटरटन है ये, एलिस विंटरटन यानी उनकी जो बिलव्ड थी, जिसकी वो बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे मतलब कभी भी वो अपनी वाइफ नहीं बना पाए, एन सिमन नाम था उनका, उसको कभी भी वो मतलब अपनी वाइफ नहीं बना पाए, उससे शादी नहीं कर पाए, वो दुख जो है वो यहाँ इन्होंने एलिस विंटरटन के थ्रू प्रेजेंट किया है, यानी उनका नाम यहाँ पर उन्होंने एलिस विंटरटन हमारे सामने रखा है। फिर ग्रैंड हाउस एंड मेमोरीज जो हैं, वहाँ भी पैथोस का जो है जिक्र हुआ है। ग्रैंड हाउस जैसे बहुत बड़े घर का जिक्र किया है इन्होंने कि बहुत बड़ा घर था, मेरी दादी माँ वहाँ रहा करती थी, वहाँ की उन्होंने स्वीट मेमोरीज जो है वो हमें बताई है। तो ये पैथोस के एलिमेंट है, यानी ह्यूमर एंड पैथोस के जो एलिमेंट उन्होंने यूज़ किए हैं ना, कुछ इस तरीके से यूज़ किए हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स की। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगी, इसका डिटेल जो PDF है ना वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप वेबसाइट पर भी विजिट किया कीजिए, जब आप ये वॉच कर लेते हैं उसके बाद वेबसाइट पे देखा कीजिए, वहाँ पर आपको जरूर से जरूर जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ाते हैं उसका कंप्लीट PDF आपको वहाँ अवेलेबल होगा। वहाँ डिटेल में मैंने सारा लिखा हुआ है। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स देख लीजिए आप। देखिए ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है ना जो, उसके अंदर पर्सनल चाइल्डहुड मेमोरीज एंड रिफ्लेक्शंस जो हैं वो दिखाए हैं उन्होंने, क्योंकि उनका सच में एक ग्रैंड हाउस था,
उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर थी जो वहाँ रहा करते थे, जहाँ पर यूजुअली चार्ल्स लैम्ब जो है छुट्टियां बिताने के लिए जाया करते थे। और ये जो बैलेड है ना, ये जो पोयम या कहानी जो है, जो वुड चिल्ड्रन इन द वुड यानी जंगल में जो बच्चे थे उनके बारे में जो कहानी वहाँ पर कही जाती थी, वाकई भी उनके बचपन में ऐसी कोई कहानी उन्होंने सुनी थी। तो ये पर्सनल एलिमेंट्स हैं, ये ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं। फैमिली रिलेशनशिप एंड पर्सनल टाइज के अंदर वो अपने भाई के साथ में बहुत ज़्यादा अटैच थे। जॉन लैम्ब जो थे उनके साथ में बहुत ज़्यादा अटैच थे। ब्रिजिट की बात की जाए तो ब्रिजिट जो है ये वो बंदा है जिसने ये मान लीजिए कि यहाँ पर नाम उन्होंने ब्रिजिट यूज़ किया है, लेकिन जो उनकी बहन है जॉन मैरी, उसको यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने यूज़ किया है। तो पर्सनल टाइज जो है ना वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ब्रिजिट जो है ना, यहाँ एक तरह से उन्होंने रियल लाइफ के अंदर मैरी लैम्ब को बताया है। ये वो बंदे, मतलब लड़का बोला है ना, लास्ट में बोला है ना कि ब्रिजिट मेरे साइड में बैठे हैं, तो ये ब्रिजिट वही है, मैरी लैम्ब, उसी से आप इसको जानेंगे। रोमांटिक लॉन्गिंग्स एंड अनफुलफिल्ड डिजायर जो है वो भी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि एलिस विंटरटन की बात की है, ये वो लड़की है जिससे चार्ल्स लैम्ब प्यार करते थे, जिसे प्रपोज किए कई बार, लेकिन प्रपोजल उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो अनफुलफिल्ड डिजायर रही उनकी। ड्रीम चिल्ड्रन यानी जब शादी ही नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे, तो वो सपना देखा करते थे कि मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, और वही सपना जो है वो उन्होंने एक ऐसे के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट किया है, जिसमें इन्होंने एलिस, जॉन, ये जो नाम लिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा ऐसे जो हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये ऐसे हमें मैसेज क्या देना चाहता है। ओके, द सेंट्रल मैसेज ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन रिवेरी इज द एंड्यूरिंग पावर ऑफ मेमोरी एंड वे इट शेप्स आवर आइडेंटिटीज, है ना। ये जो है मैसेज देता है हमें कि कितनी ज़्यादा मेमोरी की एंड्यूरिंग पावर होती है, ये किस तरह से आइडेंटिटीज मीन्स द वे इट शेप्स, कि जो हमारी याददाश्त होती है, ये जो हमारी यादें होती हैं, ये कैसे शेप ले लेती हैं, कैसी आइडेंटिटीज ले लेती हैं। जैसे कि चार्ल्स लैम्ब ने अपने बच्चों को बताया तो बच्चों के सामने एक इमेज बन गई, कैसी दादी माँ थी, मतलब ग्रेट ग्रैंड मदर थी, कैसे हमारे जो पापा के जो बड़े भाई है वो कैसे थे, मतलब सारी चीजें जो है वो उनके सामने आ गई। थ्रू दिस नॉस्टैल्जिक रिकलेक्शन लैम्ब अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ चेरिशिंग अवर पास्ट, है ना, इवन वी ग्रैपल विद इट्स इनएविटेबल लॉसेस। ओके, कितने सारे इनएविटेबल लॉसेस के बारे में इन्होंने बात करी है। द ऐसे ऑल्सो हाईलाइट्स द ह्यूमन अर्निंग फॉर कनेक्शन एंड द पेन ऑफ अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, कि देखो सपने उनके ऐसे थे जो पूरे नहीं हो पाए, और देखिए ये चीजें हमें समझ में आ रही है बार बार, एक हमें पता लग रहा है कि जिंदगी के अंदर कितने सारी चीजें होती है जो हम चाहते हैं लेकिन हमें मिल नहीं पाती। चार्ल्स लैम्ब के साथ रियलिटी में ऐसा हुआ, जो उन्हें राइटर बनने के बाद में उनकी राइटिंग्स के अंदर भी उन्होंने हमारे सामने रखा है, हमारे सामने एक इमेज जो है वो क्रिएट करी है। तो ये था हमारा ऐसे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि आपको इस चैनल के साथ में जुड़ना है, पढ़ना है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।